हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का आगे का पार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने क्या देखे थे। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, मतलब लॉन्ग रन की हमने क्या करे थे, बातचीत करे थे। ठीक है, लॉन्ग रन से रिलेटेड सारी बातचीत हमने, मतलब सारी नहीं बट मेजोरिटी बातचीत हमने लास्ट क्लास में क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे कि लॉन्ग रन में क्या होता है, किस तरीके से लॉन्ग रन वर्क करता है। ठीक है, तो वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी कि लॉन्ग रन में भाई नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट कभी नहीं हो सकता। अगेन वहां पे भी 3 स्टेजेस होती है, लेकिन 3 स्टेजेस के अंदर वहां पे कभी भी क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। अनलाइक जहां से कहां पे हुआ करता था, आपको याद होगा तो शॉर्ट रन में हुआ करता था, बट यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सर ऐसा क्यों, यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? तो भाई बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर तुमको नुकसान हो रहा है तो तुम बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज हमको यहाँ पे देखनी थी, हम देखे थे, आपको याद आ रहा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट सी, और वो चीज आपने क्या देखे थे, एक सेकंड गए, एक सेकंड। तो एक चीज हमने इंपॉर्टेंट सी देखे थे वहां पे, और वो क्या देखे थे कि भाई जो 3 स्टेजेस होती है वो 3 स्टेजेस में वर्क किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको कुछ लिखा के भी दिया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने रिलेशनशिप लिखा के दी थी कि अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो फर्स्ट स्टेज में जो इनपुट होता है वो इंक्रीज होता है बाय 100%। जो इनपुट होता है वो इंक्रीज होता है बाय 100%, पर जो आउटपुट इंक्रीज होता है फर्स्ट स्टेज में वो इंक्रीज होता है बाय 150%। यानी अगर आप 100% इनपुट डालते हो सो यू विल गेट 150% का आउटपुट। सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो आप अगर इनपुट डालते हो 100% का तो आपको आउटपुट वहां पे मिलता है 100% का अगेन। और थर्ड स्टेज की अगर आप बात करते हो तो वहां पे अगर आप इनपुट 100% डालते हो तो आपका आउटपुट मिलेगा 50%, मतलब लेस देन 100%। बेसिकली यहाँ पे जो स्टेजेस डिवाइड होती है वो डिवाइड होती है किस तरीके से, आउटपुट और इनपुट के रेशो में, कि फर्स्ट स्टेज में आप कम आउटपुट डालो एंड यू विल गेट मोर, सॉरी फर्स्ट स्टेज में आप कम इनपुट डालो एंड यू विल गेट मोर आउटपुट। सेकंड स्टेज में जितना आप इनपुट डालोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। थर्ड स्टेज में आप जितना इनपुट डाल रहे हो उससे कम, उसके कंपैरिजन में कम आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, डिवाइड होती है। यानी यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट स्टेज जिसको बोला जाता है इंक्रीजिंग स्टेज, वहां पे भी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। सेकेंड स्टेज को कांस्टेंट स्टेज बोला जाता है क्योंकि वहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड थर्ड स्टेज को बोला जाता है डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग, नॉट नेगेटिव। डिमिनिशिंग भी बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट नेगेटिव स्टेज। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे हो ही नहीं सकती। अब लास्ट क्लास में बात करते करते रुक गए थे, हमने बोले थे कि एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस। ठीक है, कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों होता है, क्यों कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, क्यों क्या बोलते हैं डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, इसके कारण क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेज में एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो क्या बोलता है, इन स्टेज 1 दी आउटपुट इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन द इनपुट। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ग्रेटर प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 150% से एज कंपेयर टू 100% से इनपुट, जनरली ड्यू टू इंटरनल इकोनॉमीज एंड द फॉलोइंग रीजन। व्हाट इज इंटरनल इकोनॉमीज? देखो दो चीजें हम ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर में अभी, एक तो इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स, एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स और एक एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल मतलब हमारी कंपनी के अंदर की चीजें, हमारी इंडस्ट्री हमारी फैक्ट्री के अंदर की चीजें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो हमारे आउट ऑफ दी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर की गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, या तुम्हारा क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आ रहे हैं वगैरह वगैरह, कस्टमर चेंज हो रहे हैं, ये सब चीजें तो जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, अब इसमें इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स मतलब दी थिंग्स विच आर इन आर फेयर, विच आर इन आर फेवर। ठीक है, जो हमारे फेवर की चीजें हैं दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स, और डिसइकोनॉमिक्स मतलब जो हमारी अगेंस्ट की चीजें। मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें जो हो रही है जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारे कंपनी को, हमारे इंडस्ट्री को फायदा, हमारे प्लांट को फायदा मिल रहा है, दैट आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। डिसइकोनॉमिक्स मतलब वो हमारी अगेंस्ट की चीजें, उसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसइकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेन अ फर्म एक्सपांड्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर ऑब्टेन्ड इन द बिगिनिंग। अब जब भी फर्म एक्सपांड होंगी स्टार्टिंग में तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे हमने टेबल में ऑलरेडी देख लिए। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अराइजेस ड्यू टू इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अब ये क्या मतलब हो गया भाई, जो स्टार्टिंग में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, इनपुट्स रहते हैं, वो इंडिविजिबल रहते हैं। ऑलरेडी इसको शॉर्ट टर्म में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसको ऐसा यूज नहीं कर सकते कि मैं टुकड़े में यूज करूंगा।
ठीक है। तो बट ऑब्वियस ही बात है, जब आप स्टार्टिंग में कोई भी काम करते हो, मशीनरी का काम करते हो, मशीन से यूज करते हो, तो वो अपना 100% नहीं देती है फर्स्ट सेकंड यूनिट प्रोडक्शन के अंदर। तो उसको अपना जब तक वो 100% नहीं देंगी, तो वो जब तक क्या करेंगी, ज्यादा ही प्रोडक्ट क्या करेंगी, बनाएंगी। मतलब मैंने एक मशीन लेके आई, वो मशीन 10,000 बना सकती थी, पर स्टार्टिंग में मैं 6 बना रहा हूँ, फिर 7 बना रहा हूँ, 8 बना रहा हूँ, तो एक टाइम तक तो वो 10 बनाएंगी ना। तो क्योंकि फैक्टर्स इंडिविजिबल रहते हैं, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी और लमसम में हम बनाते हैं, तो बट ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। फैक्टर्स अवेलेबल इन लार्ज एंड लंपी यूनिट्स कैन बी यूटिलाइज एटमॉस एफिशिएंसी, स्टार्टिंग में उसको एटमॉस एफिशिएंसी के साथ यूज कर सकते हो लार्ज आउटपुट्स। इफ ऑल फैक्टर्स आर परफेक्टली डिविजिबल, अब पूरे फैक्टर्स मान लो परफेक्टली डिविजिबल है, हो सकते हैं डिवाइड, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में नॉट अकर, हो सकता है ना ऑफ करो, क्योंकि डिविजिबल है मतलब डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हो, ठीक है, पार्ट्स में बांट सकते हो, तो फिर शायद इंक्रीजिंग रिटर्न्स ना ऑफ करो। बट ऐसा होता नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स रहता है, इस वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। रिटर्न्स टू स्केल अराइजेस टू ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ड्यू टू ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन लाइक फैक्टर्स मशीनरी एंड लैंड, मशीनरी और लैंड की ग्रेटर पॉसिबिलिटीज होती है, स्पेशलाइजेशन की उसके वजह से भी होता है, नॉर्मल चीज है। कांस्टेंट रिटर्न in stage 2 output increases in the same proportion as that of proportion in which scale और factors is increase। जैसे हमने बताया जितने आप फैक्टर्स इनपुट्स बढ़ाओगे उतने ही आपके आउटपुट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये भी हमने ऑलरेडी टेबल में देख चुकी है कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, सेम रहता है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो the production function for the economy as a whole generally exhibits the constant returns to scale। the production function होता है वो जनरली बोलता है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोड्यूस करता है। मतलब एज अ होल अगर आप पूरी कंट्री में देखोगे तो जितने आप इनपुट्स लगाओगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे, आउटपुट्स मिलेंगे। एन इंडिविजुअल फर्म पासेस थ्रू द लॉन्ग फेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इन इट्स लाइफ टाइम। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल फर्म की अगर आप बात करोगे तो वो अपने लंबे समय तक लाइफ टाइम में कांस्टेंट फेज में ही क्या करती है, चलती है। ठीक है ना, वो एकदम इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहती है ना डिक्रीजिंग में रहती है, वो कांस्टेंट फेज में ही चलती है। जितना ज्यादा कांस्टेंट फेज में चलेंगे उतना अच्छा है। इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि लीनियर लाइन सिंगल बन जाती है इसीलिए इसको लीनियर प्रोडक्शन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। देखो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, खासकर इसमें जो फर्स्ट ए वाला पॉइंट है ना, तीनों में वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है। स्टेज 3 में आउटपुट इंक्रीज होता है बट स्मॉलर प्रोपोर्शन में एज कम्पेयर टू इनपुट्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे फर्म ऑलरेडी एक्सपांड हो चुकी है बाय इंक्रीजिंग ऑल इनपुट्स। ठीक है, तो अनइकोनॉमिकल एक सर्टन इवेंट के बाद ऑटोमेटिकली चीजें कम होना चालू हो जाती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरे को कोई चीज डालनी है, सपोज मेरे को इंस्टीट्यूशन डालने मेरे, तो मैं पहले 2, 5, 50, 100, 150 इस तरीके से डालूंगा, फिर मैं कांस्टेंट रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करूंगा लॉन्ग रन में भी कि भाई ठीक है हर साल 50-50 बनते जाए, 100-100 बनते जाए। बट एक समय ऐसा आएगा जरूर जब पहले के मुकाबले मेरा जो आउटपुट है वो क्या होना चालू हो जाएगा, स्केलेबिलिटी है जो मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ वो पहले के मुकाबले क्या होना चालू हो जाएंगी, कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। तुम अगर मेरे को इसमें डाउट भी पूछोगे बाद में तो भी मैं तुमको एकदम क्लियर चीज इसमें बोलूंगा कि तुम इंक्रीजिंग की बात करो, कांस्टेंट की या डिक्रीजिंग की बात कर दो। ठीक है, तो ये मतलब लाइफ का पार्ट है लॉन्ग रन में। प्रोडक्शन के नॉर्मल अगर आप बिजनेस की भी बात करो तो वो इसी तरीके से क्या होता है, ग्रो होता है। अब तुमको यहाँ पे कोप डबल फंक्शन एकदम हार्ड दिखेगा, मैं तुम्हारे को पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे a प्लस बी इसका मतलब हो गया, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो a प्लस बी इसका मतलब हो गया आउटपुट। ठीक है, तो क्या बोलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आउटपुट इंक्रीज बाय मोर देन प्रोपोर्शनेट यूज। मतलब a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, पहले इसमें ज्यादा बढ़ता है, दूसरे इसमें इक्वल टू 1 रहता है, तीसरे इसमें लेस देन 1 रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स इसलिए इक्वल टू 1 बोल दिया, लेस देन 1 मतलब जितना लगा रहे हैं उससे कम प्रोपोर्शन में हो रहा है, इस तरीके से बात क्लियर। तो बस ये हमने जो ऊपर पढ़े उसको कॉप डोगलस फंक्शन ने a प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या है, एक्चुअली इसको हम बाद में पढ़ेंगे आइसोपेंट वगैरह के थ्रू आगे चल के। जस्ट लाइक आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे ना, वैसे ही ये एक प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इंडिफरेंस कर्व आपको याद आ रहा है, मैंने बोला भी था इंडिफरेंस कर्व पढ़ना। ठीक है, वैसे ही वहां पे इंडिफरेंस कर्व हम कंज्यूमर के ऊपर बात करते थे कि कंज्यूमर इज इंडिफरेंट इन बिटवीन दिस। मतलब ये इसमें से वो कोई भी पॉइंट चूज करे, कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करे, चाहे ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करे, ठीक है,
उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो वहां हम क्या की बात करते थे, वहां पे हम कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की बात करते थे, इसलिए उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते थे। यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बोलने का मतलब क्या रहता है, हम कोई इसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाते हैं और वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम कितने भी इनपुट्स लगाए, हमको जो आउटपुट मिलने वाला है वो सेम पढ़ेंगे हम बाद में उसको, ठीक है। तो बेसिकली वो ताल्लुक रखता है प्रोडक्शन से आईएसओ पॉइंट, और वो ताल्लुक रखता था कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से, ठीक है। वहां पे आपको याद आ रहा होगा तो हम प्राइस लाइन देखते थे, यहाँ पे आईएसओ कॉस्ट लाइन देखी जाती है। यहाँ पे क्या देखी जाती है, आईएसओ कॉस्ट लाइन। इसको मैं थोड़ा सा बाद में ही लूंगा, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन आगे ही ले लूंगा एक, ठीक है। तो इसको अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आएंगे आगे एक जगह पे तो वहां पढ़ लेंगे आइसोपेट्स। और नहीं भी पढ़े तो आपने मतलब पढ़ेंगे बिल्कुल। वैसे अगर आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा क्या इंडिफरेंस कब, तो एक बार घर जाके पढ़ लेना इंडिफरेंस कब। और तो वहां पे अगर इंडिफरेंस कब पढ़ोगे तो जब मैं प्रोडक्ट आइसो पॉइंट्स पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वैसे दो आइसो पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। वो जो बातें वहां पे बोलता था ना वो सेम बातें यहाँ पे रहेंगी, बस फर्क रहेगा। वहां कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करते थे, तो यहाँ पे हम इनपुट्स और आउटपुट की बात करेंगे, बस क्लियर। तो उसको भी ले लेंगे बाद में, आगे आएगा तब। इसमें अभी दो लाइन दी है, यहाँ पे क्या समझेंगे आपको दो लाइन में, ठीक है। तो इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज टू स्केल, अब ये क्या है, use of greater degree of division of work and specialized machinery at higher levels of output are generally termed as internal economies। internal economies का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो अपने कंपनी के अंदर, ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हो, इस तरीके से वर्क कर रहे हो कि आपकी कंपनी के अंदर जो चीजें हो रही है वो आपको फायदा पहुंचा रही है, ठीक है। आपने आपका लेबर का डिवीजन करके रखा है, वर्क लेबर का मतलब हर बंदा स्पेशलाइज हो रहा है अपने अपने काम में, काम बांट, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है आपने काम बांट के रखा हुआ है, ठीक है। स्पेशलाइज मशीनरी आपने लेके आई है ताकि आपका हाईएस्ट आउटपुट आप क्या कर पाओ, प्रोड्यूस कर पाओ। तो इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपकी इंटरनल चीजें जिनकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपकी ही चीजें आपके लिए क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। मतलब आपका शायद लेबर आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका स्पेशलाइज मशीनरी नहीं है, पुराने टाइप की मशीनरी है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स, ठीक है। अब वो इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स। एडवांटेज, इफ स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपका क्या होता है, अगर मान लो आपका एक सर्टेन एक्सटेंट तक प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी होती है, आप बढ़ाते हो तो बट ऑब्वियसली बात है ऑप्टिमम लेवल तक आपको फायदा मिलेगा ही। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है जब आपको एक बियॉन्ड सर्टेन एक्सटेंट, मतलब देखो हर चीज की बढ़ने की एक लिमिट होती है। अगर आप उसकी लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक, एक्सटेंट मतलब होता है उसकी लिमिट, अगर आप लिमिट तक उसको बढ़ा रहे हो तो दैट इज ओके। बट अगर आप उसको बियॉन्ड लिमिट लेके जा रहे हो, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट आप उसको लेके जा रहे हो, सो बाई इन दैट केस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट अगर आप उसको लेके जा रहे हो, सो इन दैट केस अगर मैं आपको बोलूं सॉरी इन दैट केस अगर मैं आपको बोलूं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। अब इसमें एस्पेक्ट्स अलग अलग है, टेक्निकल हो सकता है, मैनेजेरियल हो सकता है, ठीक है, कमर्शियल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिस्क बेरिंग हो सकता है। तो आप यहाँ का अगर टेबल ध्यान से देख रहे होंगे ना तो दोनों साइड आपको दिख रहा है, एक तरफ इकोनॉमिक्स दिख रहा है, एक तरफ डिसइकोनॉमिक्स। मतलब हमारी कंपनी के अंदर अगर जो टेक्निकल पार्ट की अगर हम बात करें तो टेक्निकल पार्ट के थ्रू हमको कब इकोनॉमिक्स हो सकती है, कब फायदे हो सकते हैं, और टेक्निकल के थ्रू कब हमको डिसइकोनॉमिक्स हो सकती है, कब नुकसान हो सकते हैं। तो टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो मोर स्पेशलाइज्ड एंड एफिशिएंट मशीनरी इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज आउटपुट यील्ड्स एट अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपके पास बहुत बढ़िया इक्विपमेंट्स है, एफिशिएंट मशीनरीज है, बहुत बढ़िया तरीके की मशीनरी है, तो आप कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्या साबित होंगी, इकोनॉमिक्स साबित होंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लेबर, आपने अपने लेबर्स को बांट के रखे हुए, भाई तू ये काम करना, तू ये करना, तू ये करना, तू ये करना, नहीं तो आपस में झगड़ते बैठेंगे। और ऑटोमेटिकली जब एक ही बंदा एक ही काम बार बार करता है तो वो उसके अंदर क्या बन जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। तो पहले वो वही काम अगर 2 घंटे में कर रहा होगा तो बाद में वही काम वो 1.5 घंटे या 1 घंटे में क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि हमने काम क्या करके रखा है, बांट के रखा है। तो आप आगे चल के जब बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके काम करोगे ना तो यू विल सी कि वहां पे ऐसे ही होता है, सारे काम अपने अपने डिविजन लेबर के उसमें बांटे हुए होते हैं, भाई देखो यही करना है। तो तू अगर कंटिन्यू यही काम कर रहा है ना तो बट ऑब्वियसली बात है यू विल डू फार बेटर देन जो मिक्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अब ये अगर लेबर और स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। पहले वो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाता था, स्पेशलाइजेशन होने की वजह से, डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से 1 घंटे में 15 बना रहे हैं। तो 1 घंटे में पहले 10 बनते थे, अब 15 बन रहे, तो बट ऑब्वियसली बात है कई घंटे का तो खर्चा उतना ही है, लेकिन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 1 घंटे में प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो दीज आर टेक्निकल इकोनॉमिक्स। अब उल्टा इसका क्या हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है कि तुम्हारे पास प्रॉपर एफिशिएंट मशीनरी तुम यूज नहीं कर रहे हो,
लार्ज प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, तो डिसइकोनॉमिक्स। फर्दर इंक्रीज इन प्लांट साइज विल लीड टू हाई लॉन्ग रन कॉस्ट। हाँ, अगर आप ज्यादा बड़ा प्लांट लगाओगे तो आप आगे जाके देखोगे लॉन्ग रन कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दैट मैनेज डिफिकल्टी हो जाती है मैनेज करने में, कोऑर्डिनेट करने में, कंट्रोल करने में, तो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। मैनेजरियल, आपका जो मैनेजमेंट है, टेक्निकल मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें होगी, ठीक है। मैनेजरियल मतलब जो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं। मैनेजमेंट वो पार्ट होता है बिजनेस का जो डिसीजन मेकिंग करता है, टेक्निकल वो पार्ट होता है जो एक्चुअल में क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं मैनेजरियल फंक्शन की, तो स्पेशलाइज्ड फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, purchasing, marketing, finance, etc. can be created. Each department can also be further subdivided. Thus, management efficiency and productivity improve significantly. वापस से पढ़ रहा हूँ, स्पेशलाइज फंक्शनल एरिया जो है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिए मैनेजमेंट में, परचेसिंग अलग कर दिए, मार्केटिंग अलग कर दिए, फाइनेंस अलग कर दिए, ये इस तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या कर दिए हमने कंपनी के अंदर बांट दिए। और जब हम इस तरीके के डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर अलग अलग बांट देते हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है कि बेस्ट क्या निकल के आता है, एफिशिएंसी निकल के आती है मैनेजमेंट के अंदर, बेस्ट डिसीजंस निकल के आते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखना, चाहे आप लेबर के ऊपर बात करें या मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जब भी वर्कफोर्स की बात आती है तो आप डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ या स्पेशलाइज फंक्शंस जिस तरीके से बांट दोगे ना, उस तरीके से आपका काम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब प्रोडक्शन वाले बंदे से तुम उम्मीद करोगे कि वो मार्केटिंग बेस्ट तरीके से करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मार्केटिंग एक अलग तरीका है करने का, प्रोडक्शन करना मार्केटिंग वाले के बस का नहीं, मार्केटिंग करना प्रोडक्शन वाले के बस का नहीं, परचेसिंग फाइनेंस अलग अलग है। तो बट ऑब्वियसली बात है ना, स्पेशलाइज फंक्शनल एरिया तुम अगर बड़ी बड़ी कंपनी में जिस तरीके से देखते हो बन जाते हैं, उसका रीजन ही ये रहता है कि भाई वो इंटरनल चीजें उनकी कंपनी को क्या पहुंचा रही है, फायदा पहुंचा रही है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन मेन मालिक ही लेगा, हर डिसीजन मेन मैनेजमेंट के पास, टॉप मैनेजमेंट के पास ही जाएंगे, चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो डिसीजन लेने की पावर है वो लोअर लेवल के पास भी है। अगर छोटा मोटा काम है तो भाई ये इसका डिसीजन तू ले ले, इसके लिए तू बॉस है, ये पर्टिकुलर काम का डिसीजन तू कभी भी ले सकता है बिना पूछे, इसका तू कभी भी ले सकता है, तो डिसीजन रुकेंगे नहीं तो क्या होगा ना, हर बार बार पूछने जाएंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है प्रोसेस का, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझाना कि हमने अब क्या करके रखे हैं, डिसीजन सेंट्रिक नहीं रखे, मतलब एक सेंटर के पास डिसीजन लेने का पावर नहीं रखे, वो पावर सब जगह पे क्या कर दिए, तो अपने अपनी जगहों पे बांट दिए। सोच के देखो, रिलायंस के जो स्टोर्स है इतने सारे, वहां का ओनर अगर मुकेश अंबानी से हर बार डिसीजन लेगा या मेन हेड ऑफिस से हर बार पूछेगा कि मैंने ये करना चाहिए क्या, मैंने वो करना चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो डिसेंट्रलाइज करके रखे कि भाई तेरे लेवल पे है, तू डिसीजन लेने का तेरे को पावर है, तू ले सकता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जितना रहेगा उतना तुमको बेनिफिट मिलेगा। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर मैनेजर्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। कई बार ये भी एक प्रॉब्लम इसमें आ सकती है कि भाई तुमने इतने डिपार्टमेंट बना दिए, तो फिर उसमें मैनेजर्स को ये प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है कि हर मैनेजर को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत हो जाती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना चालू हो जाती है, मैनेजर स्ट्रक्चर बिकम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिलेज होते हैं वक्त कि भाई ये प्रोडक्शन वाले के पास जाएगा, प्रोडक्शन वाला चेक करेगा रिक्वायरमेंट है क्या, फिर परचेस के पास जाएगा, बाद में परचेस करके लेके आएगा। मतलब कई बार अब इसका उल्टा भी हो जाता है। मैंने क्या बोला, ये एडवांटेजेस के फॉर्म में आपको स्टार्ट इधर बताएगा, ठीक है, और इधर वाला आपको डिसएडवांटेजेस बताएंगे उसी चीज के, दैट इज इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। और क्या कमर्शियल मास प्रोडक्शन, मतलब अभी यहाँ पे पैसे से रिलेटेड बातें करेंगे। मास प्रोडक्शन क्रिएट्स द नीड फॉर बल्क परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब तुम ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हारा ज्यादा नीड होगी रॉ मटेरियल की, जब तुम्हारी ज्यादा नीड होगी रॉ मटेरियल की तो तुम भावबाजी कर सकते हो किसके साथ, रॉ मटेरियल जिससे तुम परचेस कर रहे हो। भाई देख, पहले मैं तेरे से ना 50 यूनिट लेता था, वो अलग बात है, वो जमाने गए, अपना काम बढ़ गया, अब मैं तेरे से 1000 यूनिट्स लूंगा। तो क्या जब तुम्हारे को 50 यूनिट लेते थे तो जो वो कॉस्ट लगाता था क्या वो 1000 यूनिट में भी लगेगा? आंसर इज नो। सो व्हेनेवर आप बल्क में प्रोड्यूस करते हो तो बट ऑब्वियसली बात है रॉ मटेरियल भी आपको काय में ही लगता है, बल्क में लगता है। और जब रॉ मटेरियल आपको बल्क में लगता है तो आप बार्गेनिंग पावर के साइड में खड़े रहते हो, मतलब आप अपोजिट साइड में बार्गेनिंग करने के लिए तैयार खड़े रहते हो, क्योंकि भाई अब तो यार अपन राजा है, राजा इस दिन अब तो अपने को देना ही सामने वाले की जरूरत है, अब अपनी जरूरत नहीं है। सेलिंग कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज विद द एग्जिस्टिंग सेल्स स्टाफ, लोअर एडवर्टाइजमेंट, ज्यादा आप कम एडवर्टाइजमेंट मत करो, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सेल्स स्टाफ है उसको उसी से काम करवाओ। अ लार्ज फर्म मे बी एबल टू सेल इट्स बाय प्रोडक्ट्स दिस माइट अनप्रॉफिटेबल फॉर अ स्मॉल फर्म। हाँ, बड़ी कंपनी तो कुछ भी कर सकती है ना भाई। अब रिलायंस अपना बाय प्रोडक्ट भी बेचती है तो उसको भी बाय प्रोडक्ट मतलब स्क्रैप, जब प्रोडक्शन करते करते कचरा निकलता है ना, स्क्रैप बोलते हैं उसको, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो भी बेच देती है, उसका भी पैसा निकाल लेती है। क्या छोटी मोटी कंपनी निकाल पाती है? आंसर इज नो, क्योंकि उनका कचरा इतना कम क्वांटिटी में निकलता है कि क्या बेचने जाएंगे, इनका कचरा भी एकदम हेवी क्वांटिटीज में निकलता है।
तो ये उससे भी पैसा कमा लेते हैं। सो जितना ज्यादा बल्क लेवल पे तुम काम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। कमर्शियल का मतलब आप बड़े लेवल पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। क्लियर। दूसरा, हायर क्वांटिटीज अगर रॉ मटेरियल आप परचेस कर रहे हो, हायर प्राइस, सिंस देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये बोल रहे हैं कि भाई तुम ज्यादा क्वांटिटी परचेस करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टेंड टू इंक्रीज डिसप्रोपोर्शनेटली बियॉन्ड सर्टेन लेवल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा बेयर कर दो तो वो एक लेवल के ऊपर चली जाती है, तो उससे अब क्या होता है, नुकसान होता है। क्लियर। चलो, फाइनेंशियल की बात करें। अब तुम अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो तुमको लोन भी लगेगा, लोन लगेगा, तुम्हारी बड़ी फॉर्म है तो तुम्हारे को बैंक वाला सिक्योरिटीज भी तुम्हारे पास भरपूर रहेंगी गिरवी रखने के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग ये वो, तो तुम इजीली चीजें गिरवी रख के वहां से इजी क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। क्योंकि अगर बड़े लेवल पे धंधा करना है तो बिना लोन लिए धंधा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। छोटे लेवल में तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बड़े लेवल पे अगर तुमको धंधा करना है तो विदाउट टेकिंग एनी लोन फ्रॉम द बैंक यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है मतलब। तो जनरली तुम्हारे को अगर तुम बड़े लेवल पे काम करो तो बैंक तुम्हारे को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिक्योरिटीज ऑफर करता है, लोन ऑफर करता है, लोअर कॉस्ट पे ऑफर करता है, क्योंकि बैंक को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भाई आप विजय माल्या नहीं बनोगे। अब बड़े लेवल पे तो हो सकता है आप विजय माल्या नहीं बनोगे, ठीक है, बट देखो ये दोनों बातें हो सकती है। फाइनेंशियल कॉस्ट कई बार जब इतनी राइज हो जाती है, फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट जब ये थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर है यार, कुछ नहीं कर सकते। ये थोड़ा लेट डाला आज मैंने कि भाई एकदम, नहीं तो वो टाइम पे झोंके आते ना नींद के, जब जो टाइम पे अपना लेक्चर है तो ऐसा रहेगा, तो इसलिए मैं तो लेट ही डाला आज। ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट विल राइज मोर प्रोपोर्शनेटली आफ्टर ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन। दिस में हैपन बिकॉज रिलेटिवली मोर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो उससे क्या होगा, जितने ज्यादा एक्सटर्नल सोर्सेज लोन के ऊपर डिपेंडेंट होते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा लोन लोगे ना, हर चीज के लिए लोन लोगे, दिक्कत है। Risk bearing of large firm with diverse and multiple production capability will be in better position to withstand economic ups and downs। हाँ, अब बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, तो रिलायंस के पास एक काम नहीं 10 काम है, तो अगर उसका एक काम में नुकसान भी हो रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका काम डाइवर्सिफाइड है। मतलब ये नुकसान हो रहा है तो शायद हो सकता है दूसरे में फायदा हो जाए, तीसरे में फायदा हो जाए, चौथे में नुकसान है तो पांचवें छठे में फायदा हो जाए। तो वो लोगों की कैपेबिलिटी रिस्क टेकिंग की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फर्म जो बहुत सिर्फ एक ही सेक्टर में रहती है। आपको कंपेयर करो तो जियो और आइडिया, इनमें क्या फर्क है। आइडिया बेचारी सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाई, दूसरी इसलिए अंदर। जियो, उनके लिए कोई पैसा कमाना जियो से प्रॉफिटेबल है ही नहीं अभी के लिए, वो लोग तो एक जियो ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, उनके पास 10 ऑलरेडी अलग अलग रिलायंस के बिजनेसेस है, वहां से उनका ऑलरेडी इतना पैसा आता है। तो बेसिकली अगर तुम्हारा मल्टीपल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है कि भाई ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, तो तुम इजीली क्या कर सकते हो, मार्केट में सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि तुम्हारे पास रिस्क टेकिंग की क्या रहती है, कैपेबिलिटी रहती है। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज टू स्केल। अभी तक इंटरनल पढ़ रहे थे हम, इंटरनल में मैंने 5 चीजें पढ़ी, टेक्निकल, मैनेजेरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिस्क टेकिंग। टेक्निकल, मैनेजेरियल, कमर्शियल। टेक्निकल मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड कि आप लेबर कितना कैसे यूज कर रहे हो, मशीन इक्विपमेंट। मैनेजेरियल मतलब डिसीजन मेकिंग, जो अपने डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट के, प्रोडक्शन अलग, परचेसिंग, मार्केटिंग, ये सबको अलग अलग करना। कमर्शियल का मतलब होता है कि आप जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो तो बट ऑब्वियसली बात है, लार्ज स्केल में आपको क्या लगती है, लार्ज स्केल में आपको क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, तो आप वहाँ पे रॉ मटेरियल का रेट कम भी करा सकते हो। ठीक है। और रिस्क बेरिंग का मतलब, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करते हो तो कई बार आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अब जो बात आई ना एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो होंगी ये बाहर की चीजों की वजह से होंगी, ये ना इसका इसके अंदर आपके इंटरनल फॉर्म का लेना देना नहीं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। एक बार का ऊपर की जो 5 चीजें थी, इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स टू स्केल, वो आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपके इसमें टेक्निकल इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार सकते हो। बट अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल आपके हाथ में नहीं है ना, जो हो रहा है मार्केट में उसकी वजह से आपको जो इम्पैक्ट हो रहा है, इट मे बी इन योर फेवर, इट मे बी इनवर्स टू योर कंपनी।
तो चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एन एक्सपेंशन इन होल इंडस्ट्री, पूरे इंडस्ट्री के अंदर एक साथ एक्सपेंशन हो रहा है, सिर्फ आपके यहाँ नहीं, पूरी इंडस्ट्री। अब पूरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब सिमिलर चीजों की ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात एक साथ की जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री। मतलब फॉर एग्जांपल मोबाइल बनाने वाली 4 कंपनी है, ठीक है, तो ये अलग अलग कहलाई जाएंगी फर्म या कंपनी, बट जब इन मोबाइल कंपनी बनाने वाली चारों को एक साथ मैं बोलूंगा तो वो वो कहलाई जाएंगी इंडस्ट्री। जब इन चारों को मैं एक साथ बात करूंगा इनकी तो वो कहलाई जाएंगी इंडस्ट्री। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या होता है, जब पूरी इंडस्ट्री एक साथ एक्सपांड हो रही है, पूरी मोबाइल इंडस्ट्री एक साथ एक्सपांड हो रही है फॉर एग्जांपल, सो बट ऑब्वियस सी बात है, अब वो जो रॉ मटेरियल आपको पहले 100 रुपए का मिलता था जब आप अकेले मार्केट में थे, अब वो आपको कम रेट में मिलेगा। अब ये क्यों कम रेट में मिल रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो पहले आप अकेले या 2 लोग ही थे मार्केट में, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सो बट ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसकी भी कॉस्ट कम हो गई, सो आपको चीपर रॉ मटेरियल मिल रहा है, बेस्ट कैपिटल इक्विपमेंट मिल रहा है। लेकिन इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर हम पूरी इंडस्ट्री एक साथ डेवलप नहीं हो रही है, कुछ पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो फिर उस केस में अगर मैं बात करूं तो उस केस में आपको हर चीज महंगी मिलेंगी। सो अगर चीप कब मिलेंगी, जब होल इंडस्ट्री एक साथ एक्सपांड होगी, होल इंडस्ट्री एक साथ एक्सपांड नहीं होंगी तो आपको वो चीजें महंगी मिलेंगी। तो मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, कि आप पहले मोबाइल की एक जमाना हुआ करता था, मोबाइल का ऐसा चलता था 32 रुपए कॉल, 16 रुपए आउटगोइंग, 16 रुपए आउटगोइंग, 16 रुपए इनकमिंग, सॉरी 32 रुपए आउटगोइंग एंड 16 रुपीज इनकमिंग एक जमाने पर मिनट। अब तो फुकट, क्योंकि इंडस्ट्री इस तरीके से डेवलप हुई। ठीक है, ये पैराग्राफ आप अंदर के जो मैं बता रहा हूँ वही दिए हुए, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कुछ मार्क करना नहीं है, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। टेक्नोलॉजिकल, अब क्योंकि आप इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है पूरी, यानी ये टेबल क्या है, ये टेबल है, ये एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जब पूरी इंडस्ट्री एक साथ क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो एस्पेक्ट कौन से एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट में। तो जब टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब आप अकेले मार्केट में थे तो आप कितना रिसर्च कर लोगे, कितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी ले आओगे, उतना ज्यादा तो नहीं ले आओगे ना जब मार्केट में 10-15 फॉर्म्स एक साथ काम कर रही है। तो जब मार्केट में इंडस्ट्री में जब 10-15 फॉर्म्स एक ही चीजों के ऊपर काम कर रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा अपनी अलग अलग रिसर्च करेगा, हर बंदा बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इंप्रूव्ड प्रोडक्शन मेथोडोलॉजीज यूज करेगा। सो उससे आपको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि आप भी वही मशीनरी, वही चीज यूज कर सकते हो। और अगर आप अकेले हो तो भाई जो चल रहा है वही चलने दो, आप कितना रिसर्च कर दोगे उसमें। तो जब मार्केट में इंडस्ट्री एक्सपांड होती है, मतलब आप अकेले नहीं ग्रो हो रहे, आपके साथ साथ पूरी इंडस्ट्री जो आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री एक साथ ग्रो हो रही है। सो बट ऑब्वियस बात है, यू विल गेट टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज ऑल्सो। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यू विल गेट दिस इकोनॉमीज ऑल्सो। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, हाँ अब सोच के देखो, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री हमारी कंट्री में एक टाइम में बहुत डेवलप हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी ज्यादा आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई तो बट ऑब्वियसली क्या बढ़ती गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती गई। तो हमारे कंट्री में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों की पसंदीदा फील्ड बनना चालू हो गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो टेक्नोलॉजी है, कोडिंग वोडिंग, इन सबसे रिलेटेड चीजें सीखनी थी। सो क्यों ये हुआ, क्योंकि आईटी सेक्टर बूम पे चल रहा था, आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री एकदम एक्सपांड हो रही थी। लेकिन पहले की अगर मैं बात करूं, एक जमाने की जब इन्फोसिस या विप्रो कुछ ही कंपनीज हुआ करती थी, तब इतनी इज्जत थोड़ी ना थी फील्ड को। तब तो ऐसा हो गया था कि भाई ठीक है 100 में से 2 लोग कर लेते। अब तो ऐसा हो गया था, एक जमाना तो बीच में ऐसा आया था कि 100 में से 60, 70, 80 लोग ही बोलते थे मेरे को इंजीनियर बनना है, और उसमें से मैक्सिमम लोग बनते थे मेरे को आईटी इंजीनियर बनना है। क्लियर? तो ये सारी बात है। तो बट ऑब्वियसली बात है, जब पूरा इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो स्किल लेवल्स भी क्या होंगे, डेवलप होंगे। ग्रोथ एंसिलरी इंडस्ट्री ऑफ एंसिलरी, एंसिलरी मतलब रिलेटेड, रिलेटेड मतलब मेरी मोबाइल की इंडस्ट्री है तो कई लोग मोबाइल की जो बैटरी है वो अलग इंडस्ट्री में बनती है। ये कार की इंडस्ट्री ले लो ना, तो कार की इंडस्ट्री है, तो कार की इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि जो सीट है वो अलग इंडस्ट्री में बन के आती है, जो उसके अंदर जो टेप लगता है उसकी अलग इंडस्ट्री रहती है। सो एंसिलरी मतलब द प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब क्या होता है, जिस तरीके से इंडस्ट्री पूरी एक्सपांड होंगी, तो अब पहले अकेले मोबाइल की कंपनी थी तो एक बंदा भी बैटरी बनाता था, 2 लोग बनाते थे, उसका काम हो जाता था। अब क्योंकि 50-50 मोबाइल की कंपनी हो गई है, सो बट ऑब्वियस बात है अब तो बैटरी वाले भी बहुत हो गए होंगे, तो ऑटोमेटिकली एंसिलरी इंडस्ट्रीज में भी क्या होंगी, ग्रोथ होगी। नहीं तो नुकसान होगा। बेटर ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग फैसिलिटीज, अकेले काम करे थे तो उतना अच्छे से नहीं मिल पा रही थी, मिलके काम बहुत सारे लोग। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये कि पूरी इंडस्ट्री जब एक साथ ग्रो होती है तो आप लोगों को अलग अलग लेवल पे क्या मिलते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, अब इसका डिसइकोनॉमीज वाला पार्ट भी ये देख सकते हैं कि भाई फैक्टर जो प्राइसेस है, रॉ मटेरियल, लेबर, कई बार ये महंगी भी हो जाती है क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। अब रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई तो रिक्वायरमेंट बढ़ने से उल्टा भी हो जाता है कि ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है। सो जो रॉ मटेरियल देने वाला है वो थोड़ा सा उस पर आ जाता है,
उसके बाद डिमांड चीज़ों की बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा बोलता है तू नहीं खरीदेगा, चल मत खरीद जा, ये खरीद लेगा, इतने में पट्टा तो लेनी तो नहीं कर। ऐसा कब बोलता है आदमी? जब उसके पास एक नहीं 4-4 कस्टमर्स क्या खड़े। कॉस्ट कई बार चीज़ों की बढ़ती जाती है, लेबर की, बाकी चीज़ों की, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह बहुत बढ़ता है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर आ जाती ना। अभी तक वो इंडस्ट्री छुपी हुई थी, जब तक इंडस्ट्री छुपी हुई थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब गवर्नमेंट की उसके ऊपर पैनी नजर आ जाती, क्योंकि वो पूरी इंडस्ट्री एक साथ ग्रो हो रही है। अकेली इंडस्ट्री एक साथ ग्रो, कभी भी अगर एक अकेला बंदा इतना ग्रो हो रहा है तो उसके ऊपर इतनी नजर आती नहीं है, लेकिन जब वो पूरी इंडस्ट्री ग्रो होना चालू हो जाती है ना, तो हर चीज किसकी नजर आने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन भी आना चालू हो जाती है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, इंटरनल इकोनॉमिक्स और इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स। अब ये एलएसी कर्व कहाँ पे क्या रहता है, ये एलएसी कर्व को ना कब के लिए रहने तो भाई थोड़ा सा डिटेल में, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते हैं इसको, कॉस्ट के लिए रहने दो, तो वहाँ के लॉन्ग रन में हम ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? सो बेसिकली सर ये इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स में याद क्या करना है, बस इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना, जैसे मैंने रीड करवाया, पढ़ा, समझाया, बस। यानी एमसीक्यू अगर इसमें से पूछेगा तो आपको इजीली समझ जाएगा जब आप 2-3 बार इसको पढ़ लोगे। सी 2-3 बार पढ़ने से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड, क्योंकि याद तो कुछ करने का जैसा नहीं है इसके अंदर, तो कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड पूछा तो आपको जम जाएगा, ठीक है। तो याद यहाँ पे करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। याद अगर रखना है तो ये इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, इसमें क्या होता है, एमपी क्या रहता है, टीपी क्या रहता है, दैट्स इट, ठीक है। तो लॉन्ग रन में ऐसा कुछ खास वैसे भी नहीं है, हमको ज़्यादा डिटेल में शॉर्ट रन दिया है, लेकिन लॉन्ग रन हमने खुद ने जानबूझ के थोड़ा डिटेल में पढ़ना पसंद करे, क्योंकि अच्छा ही हुआ, समझने में आसानी हुई है, ठीक है। एक बार आप ये कंप्लीट कर लो एमसीक्यूज वगैरह, डाउट्स हम ले लेंगे, एक बार आप कंप्लीट कर लो, फिर हम डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो मेरे को नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना ना डाउट्स वगैरह, अगर आप लोग कुछ सॉल्व हो गए होंगे, कंप्लीट हो गए होंगे, तो मैं डाउट्स नेक्स्ट क्लास में के बाद परसों ले लूँगा, नहीं तो फिर आप लोग को ऐसा दिला देना, जैसे भी आपको लोगों के सॉल्व हो जाए तो डाउट्स लेना आसानी होगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, कॉस्ट एंड, मजेदार चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आई रिक्वेस्ट प्रोडक्शन आज पूरा निपटा लेना, कुछ छोड़ना नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय। मजा आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अच्छा लगता है।